हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग यार। चलो यार, मैंने तो तुम लोगों को क्वेश्चंस बनाने दिए थे, ठीक है। मुझे उम्मीद है तुमने बना लिया होगा। इस वीडियो में क्या करना है, मैं सॉल्यूशंस बताया हूँ, उस सॉल्यूशंस को देखने हैं। तुमने जो पहले अटैम्प्ट करना ज़रूरी है, अटैम्प्ट करने के बाद सॉल्यूशन देखोगे। सॉल्यूशन में तुम्हें क्या करना है कि जो मैं बताऊँ वो तो तुम्हें क्या कहते हैं सुनना ही है, और साथ में अपने नोट से अपने बुक से उसको वेरीफाई करना है, चीज़ों को देखना। हाँ हाँ सर, ये बताए क्लास में, ये बताए थे। इसमें तुम्हें देखना है क्या क्या याद रखना है, क्या तुम्हारे ज़रूरियत के काम है और कौन बस ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा हाँ, और एक ज़रूरी बात, अगर तुम्हें साउंड में दिक्कत हो तो ईयरफोन यूज करो। ईयरफोन यूज करने पे तुम्हें ये दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो पहला ही क्वेश्चन है द टर्म प्रोटोप्लाज्म। चलो प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म जो है क्या होता है। देखो मैंने पता नहीं बताया कि नहीं, मैंने बताया होगा। अगर बताया होगा तो जो भी सेल है ना, जो भी सेल है उसका जो बाउंड्री को निकाल दो। बाउंड्री बोले तो सेल वॉल या फिर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इन दोनों को निकाल दो तो जितना सेल का कंटेंट बचता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। अब यही प्रोटोप्लाज्म में अगर न्यूक्लियस निकाल दोगे तो जितना बचेगा उसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। और ये साइटोप्लाज्म में क्या कहते हैं, सारे सेल ऑर्गेनेल्स को निकाल दोगे, सारे सेल ऑर्गेनेल्स को निकाल दोगे, क्या बचेगा, साइटोसोल। साइटोसोल। तो समझ में आया क्या क्या हुआ, मैं क्या क्या लिखा। पहले तो एक सेल होगा, सेल के पास क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म होगा और बाउंड्री सब होगा। अगर बाउंड्री को निकाल देंगे तो उसके बाद क्या बचेगा, उसके बाद बचेगा अपने पास सिर्फ और सिर्फ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है कि सेल में अगर सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन को निकाल देंगे, जो बचेगा उसको प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे, ठीक है। अब प्रोटोप्लाज्म में अगर न्यूक्लियस को निकाल देंगे, न्यूक्लियस तो उसमें इंक्लूडेड है ना जी, अगर न्यूक्लियस को निकाल देंगे तो क्या बचेगा, उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म अपन पढ़ चुके हैं। अब साइटोप्लाज्म में अगर सारे सेल ऑर्गेनेल को निकाल लेंगे तो जो मटेरियल बचेगा उसको क्या बोलेंगे, साइटोसोल। ये याद रख सकते हो, ये जरूरी है, ये जानना जरूरी है, ये बेसिक है, इतना तो याद रखना ही है, ठीक है। आगे बढ़ो। तो प्रोटोप्लाज्म जो टर्म थे ना वो पुरकिंजी साहब ने दिया था। किसने, किन्होंने दिया था, पुरकिंजी साहब ने। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए आपने नहीं पढ़ा, ये थोड़ा सा आउट ऑफ है, बट जान लो, कोई दिक्कत नहीं। रॉबर्ट हुक साहब ने वैसे भी मैंने बता दिया कि सेल की डिस्कवरी किए थे, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन साहब ने क्या किया था, न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, पुरकिंजी साहब। पुरकिंजी साहब ने क्या किया था, प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवरी। फ्लेमिंग जो है ना, इसके बारे में मत पढ़ो, आगे आओगे पढ़ोगे, इसका बायोलॉजी में अच्छा खासा रोल है, ठीक है। चलो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है। द लॉन्गेस्ट सेल देखो, लॉन्गेस्ट सेल सबसे लंबा सेल कौन सा है, न्यूरॉन सेल, याद रखना। ये न्यूरॉन सेल 1 मीटर तक लंबा हो सकता है, कितने, 1 मीटर तक लंबा हो सकता है, ठीक है। मसल फाइबर, ये तो स्मॉल, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। एनिमल सेल इज लिमिटेड बाय, लिमिटेड मतलब उसके चारों तरफ जो बाउंड्री होती है ना वो क्या है, ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सही बात है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं। सेल जो है कंप्लीटली चारों तरफ के सेल, एनिमल सेल का बाउंड्री क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलो। सेल वाल नहीं, ये तो प्लांट में होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं, ये कोई बात ही नहीं हुई, ठीक है। समझ में आया क्या होगा, फर्स्ट आंसर होगा। द सेमी परमिएबल बैरियर बिटवीन द प्रोटोप्लाज्म एंड आउटर इन्वायरमेंट इन ए प्लांट सेल इज, मतलब कह रहा है कि सेमी परमिएबल बैरियर के बारे में बता रहा है कौन, जो प्रोटोप्लाज्म और आउटर इन्वायरमेंट। मैंने अभी जस्ट बताया प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, बाउंड्री हटा दो सेल का, जो अंदर का सारा पार्ट है वो हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म। तो कह रहा है कि प्रोटोप्लाज्म के बाहर बैरियर, बैरियर कौन होता है, सीधी सी बात, दो बैरियर, एक सेल वाल एक सेल मेम्ब्रेन। क्या है, दो बैरियर है, कौन कौन से है, एक सेल वाल है और एक सेल मेम्ब्रेन है। अब तुम्हें पता है सेल वाल जो है कंप्लीटली परमिएबल है और सेल मेम्ब्रेन जो है सेमी परमिएबल। ये बहुत अच्छे से बताया और बार बार बताया है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं बाबा, सेल वाल नहीं बाबा, टोनोप्लाज्म नहीं बाबा, ठीक है। समझ में आ रहा है, आगे हो। एन एनिमल सेल डिफर्स फ्रॉम ए प्लांट सेल इन रिस्पेक्ट टू, एक एनिमल सेल है प्लांट सेल से किस किस रिस्पेक्ट में डिफर करता है, ई आर दोनों के पास होता है, नहीं तो होगा नहीं। सेल वाल, सेल वाल देखो, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में सेल वाल नहीं होता, क्यों, प्लांट सेल में सेल वाल होता है, एनिमल सेल में नहीं, इसलिए आंसर सेकंड हो जाए। राइबोसोम दोनों में होता है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है, ठीक है। आ गया, रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू। तो रूट हेयर की बात कर रहा है, किसके थ्रू एब्जॉर्ब करता है, बताओ बताओ, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, इंडोसाइसोल। क्या हो जाएगा आंसर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखो एक्चुअली में है ना, ये पूरा का पूरा अगर प्रोसेस को लेकर चलोगे तो क्या होगा, रूट हेयर जो वाटर एब्जॉर्ब करता है ना वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है अगर कंप्लीटली हो। लेकिन तुम्हें पता है कि अगर तुम्हारे लेवल पे चीजें बात की जाए तो क्या होता है, पहले क्या होता है, पहले लोडिंग होता है। लोडिंग किसका लोडिंग होता है, एक्टिव लोडिंग होता है, किसका, मिनरल्स का, मिनरल का। वो वाला पार्ट एक्टिवली होता है, बाकी जो पानी अपने आप आता है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों आंसर हो सकता है। बात इस बात पे डिपेंड करेगा कि तुम जो है किस लेवल को अपने मान रहे हो। अगर तुम्हारे लेवल की बातें करें
तो ऑस्मोसिस आंसर हो जाएगा, और क्या कहते हैं अगर थोड़ा और डीप जाएंगे तो एक्टिव ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से अगर ऐसा सिचुएशन हो तो ऐसे में तो ऑस्मोसिस बेस्ट ऑप्शन है। क्यों भाई? क्योंकि ऑस्मोसिस ये होता है ना, ये एक्चुअली में मिनरल का जो होता है ना वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन कंप्लीट वाटर एब्जॉर्प्शन की अगर बात करोगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, मेरी बातें समझ रहे हो? यहाँ पर कंफ्यूज तो नहीं हुए? अगर हुए होगे तो मुझे डाउट के रूप में पूछ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल? ब्रेन ऑफ द सेल का ब्रेन किसको बोलते हैं? जो सेल को कंट्रोल करे। कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया करता है? नहीं भाई। राइबोसोम करता है? नहीं भाई। ये तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या था? पावर हाउस। राइबोसोम क्या था? प्रोटीन फैक्ट्री। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? उसका बाउंड्री है। ठीक है, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। विच वन इज नॉट ए पार्ट ऑफ न्यूक्लियस? न्यूक्लियस का कौन सा पार्ट नहीं है? क्रोमेटिन है, न्यूक्लियोलस है, सेंट्रोसोम, ये सेंट्रियोल, ये साइटोप्लाज्म में होता है, यही नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म है। ठीक है, आगे बढ़ो। द कॉमन फीचर अमॉन्ग न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सबके सब डबल मेम्ब्रेन है। क्या है? सबके सब डबल मेम्ब्रेन है। और क्या है? सबके पास अपना खुद का डीएनए। न्यूक्लियस में डीएनए होता है ना भाई, मतलब न्यूक्लिक एसिड जो भी है। क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। चलो ऑप्शन देखते हैं। डीएनए, हाँ भाई सही है, आंसर यही हो जाएगा। लेमिनली नहीं भाई, क्रिस्टी नहीं। बात है क्रिस्टी किस में? सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लोरोप्लास्ट में होता है? नहीं होता है। लेमिनी सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में होता है, बाकी दोनों में होता ही नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। और ऑल ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। ठीक है, 10 नंबर पे आओ। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम सराउंडिंग साइटोप्लाज्म। कह रहा है कि न्यूक्लियस जो है सराउंडिंग साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियर एनवेलप से सेपरेटेड होता है। विच इज, जो क्या है? सिंगल नहीं, डबल है। याद रखना, मैंने बताया था दो मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाता है, तो सिंगल वाला तो गया, डबल। पोरस, नॉन पोरस। भाई पोरस है, बीच बीच में फ्यूज होकर के पोर वाला बनाता है, सेकंड हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया क्यों होगा, क्या होगा? आगे बढ़ो। न्यूक्लियोप्लाज्म इज कंटिन्यूअस विद साइटोप्लाज्म थ्रू। न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म से किसके थ्रू होता है? जो न्यूक्लियर पोर होता है ना उसके थ्रू। किसके थ्रू? न्यूक्लियर पोर के थ्रू। तुम्हें पता है ना, मैंने जब ये बनाया, मान लो सेल बनाया, सेल के अंदर न्यूक्लियस कैसे बनाया था? ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, और फिर ये ऐसे करके। तो इसमें मैंने बताया था कि जो अंदर का न्यूक्लियोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म के सेल न्यूक्लियर पोर के थ्रू। ऑफ कोर्स सी बात है, न्यूक्लियस पोर के थ्रू ना कनेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियोलस वाज डिस्कवर्ड बाय। न्यूक्लियोलस किनके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था? फोंटाना नहीं, स्केलेडे नहीं है। देखो यहां पर आकर के फंस गए। क्यों? क्योंकि ये वाली बात तो मैंने बताई ही नहीं तुम्हें। तो एक्चुअली में न्यूक्लियोलस की जो है ना, अगर मुझे अभी जस्ट लग रहा था कि रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस की बात कर रहे थे, लेकिन नहीं, यहाँ न्यूक्लियोलस है। मैं भी फंस गया एक्चुअली में, मैंने ध्यान नहीं दिया। अगर न्यूक्लियोलस की बात करेंगे ना तो फोंटाना साहब ने किया था। किसने? फोंटाना साहब ने। लेकिन अगर न्यूक्लियस की बात करेंगे तो रॉबर्ट ब्राउन ने। समझ में आया? वैसे ये तुम्हारे लेवल की नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है। मैं पता नहीं ये क्वेश्चन कैसे ऐड हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियोलस इन द सेल इज। सेल के अंदर न्यूक्लियोलस का क्या फंक्शन है? राइबोसोम का सिंथेसिस, सेक्रेटरी, सिंथेसिस ऑफ डीएनए, नहीं सिंथेसिस ऑफ डीएनए तो होगा, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड राइबोसोम। ये थर्ड नंबर क्या? आरएनए और राइबोसोम का सिंथेसिस। मैंने साफ साफ बताया था न्यूक्लियोलस के बारे में। ठीक है, 14 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज कॉमनली रेफर्ड एज सेल ड्रिंकिंग? मतलब सेल पानी कब पीता है? सेल क्या कर रहा है? ड्रिंकिंग कर रहा है, मतलब पी रहा है। पीने को मैंने क्या बताया था? पिनोसाइटोसिस। और नॉर्मली ये किसके अंदर आता है? इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस का ही एक एग्जांपल है पिनोसाइटोसिस। ठीक है, चूंकि पीने की बात अगर कोई भी चीज अंदर लेता तो इंडोसाइटोसिस होता, लेकिन चूंकि पानी को ले रहा है तो इसका स्पेशल नाम है पिनोसाइटोसिस, इसलिए उसका आंसर क्या आ जाएगा? पिनोसाइटोसिस। आगे बढ़ो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समटाइम्स कंटेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? राइबोसोम तो होता है, लाइसोसोम नहीं होता, गोल्गी बॉडीज नहीं, राइबोसोम। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जिसके पास होगा उसको आरईआर बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसके पास नहीं होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, द सेल ऑर्गेनल एसोसिएटेड विद सेल सिक्रीशन इज। सेल सिक्रीशन के थ्रू कौन सा सेल ऑर्गेनल? याद करो, मैंने लिखवाया है भाई, सारे के सारे लिखवाए हैं। कौन सा है? प्लास्टिड है? नहीं, ये तो खाना बनाने। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, ये पावर हाउस ऑफ द एनर्जी प्रोडक्शन। न्यूक्लियोलस नहीं, आरएनए इसमें। तो ये क्या आंसर हो जाएगा? गोल्गी एपरेटस। क्या हो जाएगा? गोल्गी एपरेटस। आगे बढ़ो। डबल मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। प्रेजेंट नहीं, एब्सेंट मतलब किस में नहीं होता? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, न्यूक्लियस में होता है, लाइसोसोम में नहीं होता। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। कैसा है लाइसोसोम? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। यहाँ पूछ रहा है डबल मेम्ब्रेन कौन होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। 18 नंबर। इन द न्यूक्लियस, if the nucleus is a cell's control center and the chloroplast is its सोलर कलेक्टर। देखो सीधी सी बात है, न्यूक्लियस को क्या बोल रहे हैं? कंट्रोल सेंटर, क्योंकि कंट्रोल करता है।
क्लोरोप्लास्ट खाना बनाता है, सोलर कलेक्टर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग माइट बी कॉल्ड द गार्बेज डिस्पोजर, याद करो गार्बेज किसमें डालता है, वैक्यूल्स में, कौन से किसमें, वैक्यूल्स में, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ वैक्यूल्स ऑप्शन में, राइबोसोम में तो डालेगा नहीं, सीधी बात है, गोल्गी अपरेटस में डालेगा, न्यूक्लियस। आंसर क्या होगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम गार्बेज डिस्पोजर दो तरह से, एक तो फॉरेन बॉडी को डालेगा ही, फॉरेन बॉडीज मैंने लिखाया, ये एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड लिखाया, और क्या दूसरा लिखाया, वॉर्न आउट सेल्स, क्या, वॉर्न आउट सेल, याद रखना ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन में अगर यहाँ वैक्यूल हो जाता है, लार्ज वैक्यूल, तो सबसे पहला प्रायोरिटी तुम्हारा किसको हो जाता, लार्ज वैक्यूल को जाता। लिख चुकी ऑप्शन तुम्हें लार्ज वैक्यूल नहीं है तो लाइसोसोम भी चलेगा, वॉर्न आउट सेल्स वगैरह सब सब इसमें डिस्पोज होता है, ठीक है। आगे आओ, लाइसोसोम्स आर द रिजर्वायर। रिजर्वायर मतलब क्या होता है, स्टोर हाउस। लाइसोसोम में किसका होता है, फैट का, आरएनए का, सेक्रेटरी ग्लाइकोजन नहीं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पे। और ये किस पे एक्टिव होता है, एसिडिक पीएच पे। किस पे, एसिडिक पीएच पे, मैंने बताया। The radiant energy of sunlight is converted into chemical energy. लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी करते हैं, एंड स्टोर्ड है, और इसको किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, एटीपी। किस फॉर्म में, एटीपी, याद रखना, ए ना ही एमपी ना ही एडीपी ना ही एपीपी, क्या, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। आगे बढ़ो, द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, वही सेम एटीपी है ना। एनर्जी करेंसी ये है, मैंने बताया करेंसी क्या हो जाएगा, एटीपी हो जाएगा, और चेक कौन हो जाएगा, चेक कौन हो जाएगा, एनएडीपी या एनएडीएच, ठीक है, एनएडीपीएच या एनएडीएच, ठीक है। आगे बढ़ो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन इन प्लांट एंड एनिमल, कौन प्लांट और एनिमल दोनों में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑफ कोर्स दोनों में होता है भाई। क्लोरोप्लास्ट नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा, सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होगा। सेंट्रियोल सिर्फ और सिर्फ एनिमल में होगा, सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। विच ऑर्गेनल रिलीजेस ऑक्सीजन, कौन, क्लोरोप्लास्ट, किस प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। राइबोसोम ना बाबा, गोल्गी अपरेटस ना बाबा, माइटोकॉन्ड्रिया ना बाबा, तो होगा कौन, होगा क्लोरोप्लास्ट। आगे बढ़ो, इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा ना, क्यों, स्ट्रोमा में तो डार्क रिएक्शन, थाइलाकोइड्स, एकदम सही बात, किसमें, थाइलाकोइड्स। मेम्ब्रेन वगैरह में नहीं होता, मेम्ब्रेन में होता है एक्चुअली में। तुम देखो, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, इसमें ये थाइलाकोइड्स बनाए थे हमने, ये थाइलाकोइड्स, थाइलाकोइड इसी पे होता है प्रेजेंट, ठीक है, इसी पे होता है, ठीक है, इसी पे स्ट्रोमा में नहीं होता है, मेम्ब्रेन में नहीं होता, कहाँ होता है, सिर्फ और सिर्फ वो जो थैलाकॉइड का स्ट्रक्चर बनता है जो ग्रेना, उसी पे, ठीक है। आइडेंटिफाई ह्यूमन सेल विच लैक न्यूक्लियस, किसके पास नहीं होता है, आरबीसी के पास नहीं होता। एक बात याद रखना, ह्यूमन सेल था इसलिए लैक न्यूक्लियस, अगर ह्यूमन की बात करेंगे तो आरबीसी आ जाएगा, और प्लांट की बात करेंगे क्या आ जाएगा, सीप सेल, क्या हो जाएगा, सीप सेल, ठीक है। आगे बढ़ो, राइबोसोम, राइबोसोम आर द सेंटर फॉर, राइबोसोम किस चीज़ का सेंटर है, राइबोसोम क्या रेस्पिरेशन का सेंटर है, नहीं, फोटोसिंथेसिस का नहीं, अरे सीधी बात है, राइबोसोम जैसे ही टर्म समझ में आ जाए याद रखना, राइबोसोम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री, क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन बनाने का काम इसी का है, तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट था ही, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, राइबोसोम आर कंपोस्ट, मैंने बताया था दो सब यूनिट होते हैं, दो, एक होता है लार्जर, एक होता है स्मॉलर, मैंने बताया था ऐसे करके, मान लो ये लार्जर हो गया, फिर ये ऐसे करके स्मॉलर सब यूनिट, जिसके बारे में मैंने बताया था कि यूकैरियोट्स में जो है ये क्या था, 80s होता है, कहते हैं 80s मतलब 60s प्लस 40s होता है, ठीक है। और प्रोकैरियोट्स में मैंने क्या बताया था, ये जो है ना 70s होता है, 70s मतलब बोले तो 50s प्लस 30s, ठीक है। याद रखना, ऐसे मत जो ना 50 30 80 10s नहीं, 50 30 नहीं, ये उसके यूनिट का स्वेडबर्ग यूनिट के बारे में मैंने बताया था, कैसे उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, ठीक है। आगे बढ़ो, 28, द सेडिमेंटेशन, ये मैं बोल रहा हूँ, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ऑफ कंप्लीट राइबोसोम इन बैक्टीरियल सेल। याद रखो, बैक्टीरियल सेल क्या है, प्रोकैरियोट है। अब प्रोकैरियोट के बारे में अभी जस्ट मैंने बताया कि कंप्लीट सेल की अगर बात कर रहा है, कंप्लीट राइबोसोम का तो 70s, क्या हो जाएगा 70s। 80 तो यूकैरियोट्स में होता है, ये होगा नहीं, ये किसमें होता है, यूकैरियोट्स में होता है, और ये सब तो होता ही नहीं। चलो 38, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ सेल सेल की साइटोप्लाज्म का कौन सा पार्ट नहीं है। याद करो, मैंने बताया था नॉर्मल सेल होता है, सेल के अंदर से क्या कहते हैं, सेल वाल या सेल मेम्ब्रेन निकाल दो तो जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। उसको क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म में भी क्या कहते हैं, अगर तुम न्यूक्लियस को निकाल दोगे जो अब बचेगा उसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। इसका मतलब साइटोप्लाज्म में क्या क्या नहीं होगा, साइटोप्लाज्म में क्या क्या नहीं होगा, सेल वॉल नहीं होगा, और क्या नहीं होगा, सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा, और क्या नहीं होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा। ये तीन चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी सब साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा। तो राइबोसोम ये तो होगा भाई, माइटोकॉन्ड्रिया ये तो होगा भाई, न्यूक्लियस नहीं होगा। क्यों, अगर न्यूक्लियस को ऐड कर देंगे वो तो प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा, ठीक है।
माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होगा। ठीक है, आंसर समझ में आ गया, क्या होगा, थर्ड आंसर होगा। क्यों समझ में आ गया, कौन नहीं होगा, नॉट भी है ना, इसलिए थर्ड नहीं होगा। क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, क्या क्रोमोसोम न्यूक्लिक एसिड का बना होता है? हाँ भाई सही बात। और किसका बना होता है, और किसका बना होता है? आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड के साथ क्या होता है, जल्दी बताओ। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए हो गया, उसके साथ में क्या होगा? हाँ कैल्शियम होगा कि नहीं? कैल्शियम की तो बात ही नहीं है ना। शुगर होगा क्या? नहीं भाई, शुगर कहाँ से? देखो एक्चुअली में जब न्यूक्लिक एसिड बन रहा होता है, न्यूक्लिक एसिड में तुम्हारा डीएनए और आरएनए दोनों आ गया। क्या हो गया? डीएनए और आरएनए दोनों आ गया। ठीक है, और डीएनए और आरएनए में क्या होगा? डीएनए आरएनए जो होता है पहले क्या होता है, एक शुगर मोलिक्यूल होता है। शुगर मोलिक्यूल के साथ में क्या होगा? एक नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा, जो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। और इसमें अब एक फॉस्फेट ग्रुप ऊपर की ओर उड़ता है, जिसको क्या न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, या फिर ये होता है न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। और फिर उसी के मल्टीप्लिकेशन से न्यूक्लिक एसिड बनता है, डीएनए आरएनए। एक्चुअली में डीएनए आरएनए तुम्हारा बन गया। बीच बीच में मैंने तुम्हें बताया था ऐसे छोटे छोटे प्रोटीन्स होते हैं, जिसके चारों तरफ बीड्स ऑन स्ट्रिंग वाला स्ट्रक्चर बनाता है। ये प्रोटीन के चारों तरफ घूमता है। ठीक है, तो इसलिए अगर तुमको क्या कहते हैं, क्रोमोसोम को बात करना है ना, क्रोमोसोम में प्रोटीन प्लस डीएनए दोनों होता है। तो फॉस्फोरस भी नहीं, क्या हो जाएगा, प्रोटीन प्लस डीएनए। तो ये समझ में आया, प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड को क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम। डीएनए आरएनए दोनों हो जाएगा इसमें न्यूक्लिक एसिड में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज डंप फॉर वेस्ट प्रोडक्ट इन प्लांट से। देखो सेम चीज़ अभी ऊपर में हम लोग देखे थे लाइसोसोम के बारे में, मैं वहाँ पर बताया था डंप फॉर वेस्ट प्रोडक्ट इन प्लांट सेल। मैं वहाँ पर चर्चा किया था कि ऐसा जब भी सीन आया तो इसको क्या वैक्यूल्स, कौन से वाले, मेनली लार्ज वैक्यूल। आंसर क्या जाएगा, वो वेस्ट, और ये सब तो नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। 40 के 40 ऑब्जेक्टिव हो गया। ट्रू और फॉल्स में, ट्रू फॉल्स में क्या क्या होता है, क्या कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, नहीं, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सेल की डिस्कवरी की थी। क्या की थी, सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक है, और आगे बताओ, और न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, तब बताओ मेरे को, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी। सोचोगे तभी आंसर मिलेगा, नहीं सोचोगे आंसर नहीं मिलेगा। रॉबर्ट ब्राउन, देखो तुम्हें लग रहा होगा ऑनलाइन टाइप का है, ऑनलाइन में फील करने की कोशिश करो कि सामने अशरफ सर है। अब जब फील करने की कोशिश करोगे ना, फिर तुम इन सब चीज़ों का आंसर भी दे पाओगे और तुम्हें क्लास वाली फील भी आएगी। तो क्या रॉबर्ट हुक डिस्कवर न्यूक्लियस तो गलत हो गया, क्यों? रॉबर्ट हुक साहब ने सेल की डिस्कवरी की थी, और न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन साहब ने। ठीक है, एक क्लियर हो गया। तो पहला आंसर क्या हो गया, पहला वाला फॉल्स हो गया। ठीक है, अब देखो सेकंड की बात करते हैं। द ऑस्ट्रिच एग इज़ द लार्जेस्ट सेल नॉन इन एनिमल। सही बात है भाई, कोई भी नॉर्मल सिंगल सेल जो होता है ना, वो एग होता है सबसे बड़ा वाला, और उसमें भी ऑस्ट्रिच का एक सबसे बड़ा हो जाता है, इसलिए फिर सेकंड क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नॉर्मल बात है, ये फैक्ट मैंने तुम्हें क्लास में बताया भी था। मेम्ब्रेन्स आर यूजफुल फॉर कंपार्टमेंटलाइजेशन इन सेल। हाँ देखो ये बात है ना, मेम्ब्रेन्स का क्या कहते हैं यूज है, सेल के अंदर कंपार्टमेंट बनाना, मतलब अलग अलग पार्टिकल जो है ना, अलग अलग सेक्टर बनाना, ताकि क्या कहते हैं वहाँ पर अलग अलग काम हो सके। सही बात है, ये मेम्ब्रेन्स का है। फॉर एग्जांपल एक ऐसे करके मेम्ब्रेन कर लिया, उसके अंदर स्ट्रक्चर है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एक स्ट्रक्चर घिरा हुआ, वहाँ क्लोरोप्लास्ट है, सबका अपना अपना काम है। तो कंपार्टमेंटल मतलब अलग अलग कंपार्टमेंट बांटने वाला काम हो गया। तो थर्ड भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब और फोर्थ में, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज़ ए रिजिड स्ट्रक्चर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिजिड नहीं होता है। रिजिड स्ट्रक्चर कौन होता है, सेल वाल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसलिए चौथा क्या हो जाएगा, फुल। रिजिड कौन होता है, सेल वाल होता है। अगर यहाँ से सेल वाल, अगर सेल वाल लिखा था, द सेल वाल है रिजिड स्ट्रक्चर, तब ट्रू होता। लेकिन यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ढीला ढाला स्ट्रक्चर होता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। सॉलिड पार्टिकल्स आर इंजेस्टेड बाय पिनोसाइटोसिस, नहीं, पिनोसाइटोसिस लिक्विड है, सॉलिड पार्टिकल के लिए इंडोसाइटोसिस होता है। तो पांचवा भी फेल्स हो गया। डिक्ट्यूजम्स आर फाउंड इन प्लांट सेल, सही बात है। डिक्ट्यूजम एक्चुअली में क्या है, ये जो है ना प्लांट सेल में पाए जाने वाले राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज, जो क्या कहते हैं पूरे फैले होते हैं, वेसिकल लाइक होते हैं और पूरे सेल के अंदर फैले होते हैं, इसको डिक्ट्यूजम्स बोलते हैं। ठीक है, आर फाउंड इन प्लांट सेल। तो छठा क्या हो गया, ट्रू हो गया। सातवां, ऑक्सीसोम्स आर फाउंड इन गोल्गी बॉडीज। ऑक्सीसोम्स आर फाउंड इन गोल्गी बॉडीज, नहीं देखो एक्चुअली ये तुम्हारे आउट ऑफ द सिलेबस है, ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। तुम ऑक्सीसोम अगर जानते नहीं हो, इसके बारे में इतना जान लो कि ये फॉल्स है। ठीक है, और अगर जिसको कोई डाउट है, जिसको फिर भी जानना है ऑक्सीसोम क्या होता है, मुझे मैसेज करना, बता दूंगा। लेकिन एक्चुअली में ये तुम्हारे आउट ऑफ द सिलेबस है। 2 क्वेश्चन ज़बरदस्ती आ गया आउट ऑफ द, चलो ठीक है, आने तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। गोल्गी बॉडीज आर आल्सो कंसिडर एज ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ द सेल। ट्रैफिक पुलिसमैन का क्या होता है, कौन प्रोडक्ट आएगा कौन जाएगा, ये कौन कंट्रोल करता है। ट्रैफिक पुलिसमैन मान लो कि कौन सी गाड़ी किधर से आएगी किधर को जाएगी, उसी तरह सेम गोल्गी बॉडीज़ है। वहाँ RER से कौन सा मॉलिक्यूल बना हो उसको यहाँ लेकर के आएगा। फॉर एग्जांपल RER से प्रोटीन बन के आया,
तो उसका पैकिंग वैकिंग करके उसको भेजने का काम कौन करता था? गोल्गी बॉडी। इसलिए 8वां क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। इसलिए इसको है ना ट्रैफिक पुलिसमैन, याद रखना ये सब टर्म। ट्रैफिक पुलिसमैन किसको बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो पावर ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। ये सब चीज़ें याद रखना, ठीक है। RER डिटॉक्सीफाइज, RER रफ एंडोप्लाज्मिक डिटॉक्सीफाइज नहीं, ये तो गलत हो गया। क्यों? SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, ठीक है। तो 9th क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अब 10th आओ, वैक्यूल्स ऑलवेज कंटेन हाइड्रोलाइटिक इंजन। नहीं, सारे वैक्यूल्स नहीं करते हैं, सारे के सारे वैक्यूल्स नहीं, ये गलत बात है। क्या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जैसे कि क्या करते हैं? कुछ कुछ ही करते हैं। मेनली में वैक्यूल सारे वेस्ट मटेरियल ये सब चीज़ें जो सॉल्युबल सब्सटेंसेस है वो सब कैरी करते हैं, ठीक है। इसलिए 10th का आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? देखो भाई, जिसको जो भी चीज़ नहीं समझ में आएगा मुझे मैसेज कर देना, मैं उसको माइक पे समझा दूंगा। नहीं होगा तो मैं एक क्लास ले लूँगा उसका अलग से, एक छोटा सा 10 से 5 मिनट का जो भी होगा चीज़ों को समझाने के लिए, वीडियो कॉल पे जैसे ऑडियो कॉल पे जैसे भी होगा हम उसको समझा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ो। राइट द टेक्निकल टर्म्स फॉर द फॉलोइंग। इन सब के जो नीचे जो दिए गए हैं उन सब के लिए टेक्निकल टर्म। इन ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी सेल। मैनी ज़्यादा सेल से बना हुआ है तो उसको सीधे बात क्या बोलेंगे? मल्टी सेलर। क्या बोलते हैं? मल्टी सेलर हो गए हैं, मल्टी सेलर। एक सेल का बना हुआ तो यूनिसेलर, ठीक है। एन ऑर्गेनिज्म हुज सेल्स डू नॉट हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। याद करो, प्रोकैरियोट्स, यही तो था प्रोकैरियोट्स। क्या था? प्रोकैरियोट्स, ठीक है, जिसके पास वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। द लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल। सेल के अंदर प्रेजेंट होने वाली चीज़ जो कि लिविंग हो उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। यानी क्या बताया? सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन को निकाल दो, जो अंदर का पूरा मटेरियल उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। और उसको लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। समझ में आया? पहला का मल्टी सेलुलर होगा, दूसरा क्या होगा? प्रोकैरियोट्स लिखवा चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, थर्ड प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। आगे बढ़ो। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को भरना है। क्या? सेंट्रियल हेल्प इन सेल डिवीजन बाय फॉर्मिंग। सेंट्रियल जो है सेल डिवीजन हेल्प करता है किसके द्वारा? यानी बताया ना, स्पिंडल फॉर्मेशन। स्पिंडल फॉर्मेशन के द्वारा। किसके द्वारा? स्पिंडल फॉर्मेशन के द्वारा। सेकेंड, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल्स डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड। कहता है कि ऐसा सेल डिवीजन का प्रोसेस बना है जिसमें लगभग सेल जो है ना डिवाइड करता है ताकि वो ग्रोथ कर सके। क्या कर सके? ग्रोथ करके। तो नॉर्मल सेल, मोस्ट ऑफ द सेल की बात कर रहा है ना, मोस्ट ऑफ द सेल यानी कि सोमेटिक सेल, पूरा बॉडी का सेल। तो इसमें क्या बोलेंगे? माइटोसिस। क्या बोल देंगे इसको? माइटोसिस। अगर क्या कहते हैं सिर्फ बोलेगा स्पेशल सेल जैसे कि स्पर्म ओवम ये सब बनाना हो तो मियोसिस, ठीक है। इन प्लांट सेल द वैक्यूल्स आर फिल्ड विद सेल सेप। किसके द्वारा फिल्ड होता है? सेल सेप के द्वारा। किसके द्वारा? सेल सेप के द्वारा। मतलब उसके जो अंदर का कंटेंट होता है उसको सेल सेप होता है। ये मैंने लिखवाया भी है, ठीक है। आगे बढ़ो, याद करो। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल मैंने क्या बताया? सिंगर एंड न्यूक्लियल साइंस ये तुम्हें बस बताया था जब तुम्हें क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाना था, ठीक है, बताया था। वैसे तुम्हारे लेवल की चीज़ें हैं। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट ये क्या था? स्वीडबर्ग यूनिट वाला, ठीक है, ये हो जाएगा। प्लास्टिड क्या हो जाएगा? प्लास्टिड क्या था? प्लास्टिड वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा था, ग्रीन पार्ट ऑफ द, ठीक है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये लिपिड सिंथेसिस में किसमें हेल्प कर रहा है? लिपिड। और प्रोटीन सिंथेसिस की अगर बात करो तो RER हो जाएगा। क्या? RER, जो कि कॉलम 1 में है ही नहीं ऑप्शन। और क्या? राइबोसोम, ये भी तुम्हारा क्या करे? प्रोटीन सिंथेसिस में आ जाएगा, ठीक है। सेलेक्टिवली परमेबल, ये सेल मेम्ब्रेन अगर ऑप्शन में होता तो करते हैं हम, ठीक है। और सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन कौन कौन से? 2 हैं। एक तुम्हारा क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट है, और दूसरा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। एक क्लोरोप्लास्ट और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आया? यहाँ तक मैच द फॉलोइंग समझ में आया कि नहीं? अगर सबको मैच कराओ तो ठीक है। तो ये प्लास्टिक जो है ना वो फोटोसिंथेसिस है ही, साथ में तुम इसको ये भी बोल सकते हो सेमी, क्योंकि प्लास्टिक थी तो क्लोरोप्लास्ट था। तो थर्ड का आंसर 2 हो जाएगा, बाकी सबका एक एक आंसर। अरे हाँ है, इस तरह का मैच द फॉलोइंग होता है। हाँ होता है भाई, नीट में अब कोई भी कंपटीशन में जाओ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो याद रखना कि तुम्हें पहले क्या होता था, हम लोग 4 रखते थे, 3 मिला लेते थे, चौथा सोचते तो हो गया, तो वही आंसर हो गया। लेकिन नहीं, अब इस चीज़ को हटा दिया। अब बस तुमको आइडिया होना चाहिए, तुम बिना पढ़े तुम ऐसे तुक्का नहीं लगा सकते, ठीक है। जैसे 1 का S होगा, 1 का आंसर क्या हो जाएगा? S हो जाएगा। 2 का क्या हो जाएगा? 2 का Q हो जाएगा, Q से मैच कर रहा। 3 का क्या हो जाएगा? 3 का 2 है, क्या क्या? P और U, P एंड U दोनों हो जाएगा। और 4th का क्या हो जाएगा? आगे क्या है? आगे तो सेम उसी तरह का मैच होगा। मैं बताया इस तरह का मैच द फॉलोइंग मिलाने के लिए सही जाओ तो इस तरह का मैच द फॉलोइंग, जिधर ज़्यादा ऑप्शन हो ना उधर से स्टार्ट करो और इधर लगना। जैसे कि सेल सेप है, तो सेल सेप के बारे में क्या जानते हो कि सेल सेप किससे रिलेटेड है? वैक्यूल से रिलेटेड है।
यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। और क्या, सेल्स कंट्रोल सेंटर कौन हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, फिफ्थ हो जाएगा, है ना, न्यूक्लियस। फिफ्थ आंसर क्या जाएगा। गार्बेज डिस्पोजल मेनली जो है ना, डिस्पोजल अगर बात करें तो कौन, लाइसोसोम के बारे में बोलते हैं। किसके बारे में, लाइसोसोम। तो वैक्यूल भी होता है, लाइसोसोम भी होता है, ठीक है। तो इसका तुम थर्ड भी लिख लो और सेकंड भी लिख लो। आगे बोलो, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। प्रोटीन एंड लिपिड का सिंथेसिस कौन करता है भाई, राइबोसोम करता है। कौन करता है, राइबोसोम करता है, ठीक है। प्रोटीन का सिंथेसिस राइबोसोम करता है, सॉरी। और लिपिड का क्या कहते हैं तुम्हारा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब दोनों, आप प्रोटीन वाला RER हो जाएगा और लिपिड वाला SER। तो इसका मतलब क्या, कंप्लीट ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों मिला के बोलेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा इसका। जब टोनोप्लास्ट इसका वैक्यूल का मेम्ब्रेन था, टोनोप्लास्ट वैक्यूल यानी कि थर्ड नंबर। और क्या, सुसाइडल बैग किसको बोलते हैं, सुसाइडल बैग लाइसोसोम, क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। हैविंग सर्कुलर DNA, दो के पास क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। हैविंग DNA न्यूक्लियस, नॉर्मली क्या, न्यूक्लियस के पास, यानी न्यूक्लियस यानी कि सॉरी न्यूक्लियस का लिख दिया मैंने, यहाँ लिखना है क्या, फिफ्थ नंबर क्या, न्यूक्लियस के पास होता है। डिटॉक्सिफिकेशन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अलग से स्मूथ नहीं लिखा हुआ है तो ER लिख देंगे, क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एनर्जी प्रोडक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि फर्स्ट आंसर, ठीक। देखो अगर तुमको इधर PQ की तरफ जाना होगा तो समझ में आ गया। अगर इसकी तरफ अगर आंसर लिखना है, या फिर क्या कहते हैं, अगर मैच की तरफ फॉलोइंग ऑप्शन में अक्सर ऐसे आएगा, तुमको क्या लिखना होगा, 1 का क्या हो जाएगा, 1। ये वाला 1 कहाँ पर है, देखो कितना, 5 और Y, क्या V और Y, V एंड Y। 2 नंबर कहाँ है, देखो कहाँ, R और कहाँ है, देखो ठीक से U, चलो ठीक है, R और U। 3 नंबर कहाँ है, देखो वैक्यूल। 3 नंबर तुम्हारा एक तो P में है ही, और कहाँ है, R में है ही, और कहाँ है, T में है ही, ठीक है। और आ गया चौथा नंबर क्या, ER। चौथा क्या है, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER कहाँ है, चौथा एक S में है तुम्हारा, एक X में है, कहाँ है, S और X में। वो वाला X नहीं जो तुम लोग सोच रहे हो, बाहर निकलो उससे। अब देखो पाँचवा कहाँ है, देखो पाँचवा वापस से देखो, Q में है और कहाँ है, W में, कहाँ है, Q और W में, Q, W, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब खाली थर्ड का है ना, 3 ठो बना है, PRT। ये तो R को वो लोग कंसिडर नहीं कर रहा है, PT ही सिर्फ बोल रहा होगा, लेकिन सच बता रहे हैं, गार्बेज डिस्पोजल के रूप में वैक्यूल को भी कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो आंसर समझ में आ गया क्या होगा। तो यहाँ पर तुम्हारा ये वाला पूरा चैप्टर जो है, सेल वाला चैप्टर जो है ना कंप्लीट हो जाता है। सेल यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, सेल तुम्हारा यहाँ पर उसके सारे क्वेश्चन हमने करा दिए। अब तुम अपने से क्वेश्चन बनाओ, जहाँ से भी बनाना है बनाओ, जो डाउट आता हो। देखो इस क्वेश्चन का ये मतलब नहीं है कि तुम्हें सारे के सारे आना चाहिए, तुम्हें पता चलना चाहिए कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, और क्या क्या पूछा जा सकता है। ये पूरा का पूरा मैंने देखो कंप्लीट करा दिया तुम लोगों को, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या करा दिया, कंप्लीट करा दिया। और मेरा तुम लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ रिवाइजन करते रहना। ऐसे अब क्या करना, अब क्वेश्चन के थ्रू भी रिवाइज करोगे नहीं चलेगा। कोई भी ओलंपियाड वगैरह आएगा ना, तुम्हारे लगभग क्वेश्चन आएंगे उसमें। चलो थैंक यू, मैं तो तुम्हारे समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो यहाँ एंड करते हैं मीटिंग।